और सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। उत्तराखंड में आज मौसम लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मौसम विभाग का अलर्ट है। बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। प्रदेश में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट है। बारिश के साथ प्रदेश में ओलावृष्टि और तेज हवाओं का भी अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और साथ ही साथ चारधाम यात्रा मार्गों पर भी मौसम का असर दिखाई दे सकता है। यात्रियों को भी परेशानी हो सकती है। तो देखिए, आज उत्तराखंड के लोगों को मौसम परेशान करने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि कई इलाके ऐसे हैं, कई जिले ऐसे हैं जहां पर तेज आंधी के साथ बारिश होगी, तेज हवाओं के साथ बारिश होगी और चारधाम यात्रा में भी इसका खलल पड़ेगा। जो यात्री पहुंचेंगे, परेशानियों का सामना उनको करना पड़ेगा। अब आपको दिखाते हैं केदारनाथ धाम की तस्वीर, जहां की पहाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं क्योंकि यहां पर बर्फबारी हो रही है। देखिए इन तस्वीरों को। केदारनाथ यात्रा के बीच बर्फबारी और बारिश के बाद जो धाम की छटा है वो देखने को मिल रही है इस तरीके की, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बारिश के बावजूद कतार में लगकर भक्त दर्शन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वादियां खूबसूरत हो गई हैं, नज़ारे खूबसूरत हो गए हैं, मुश्किलें भी हैं, लेकिन श्रद्धालु तैयार रहते हैं। चारधाम यात्रा के कठिन सफर को तय करते हैं, वो कठिन मार्गों से चलकर ही बाबा के दर्शन पाते हैं। इस बात के लिए वो तैयार रहते हैं, लेकिन बर्फबारी और बारिश के बाद छटा बदल गई है। तस्वीरों में अंदाजा लगाया जा सकता है। बाकी वहां पर पहुंच करके इस अनुभूति के साथ आगे बढ़ने वालों का अनुभव अलग होता है। दीपक, बिल्कुल। और बर्फबारी पर, बारिश पर आस्था किस तरीके से भारी है वो भी आप समझ सकते हैं। लंबी लंबी लाइनें हैं, लंबी कतारें हैं और श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बर्फबारी के बावजूद भी आप समझिए बाबा केदार के भक्तों में जो आस्था है वो कितनी है। बिल्कुल दीपा, लेकिन बारिश का मौसम और मौसम विभाग के अलर्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है उत्तराखंड जैसे प्रदेश के लिए। इसलिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी पंकज का और उनसे जानकारी लेंगे। पंकज, ये बताइए कि मौसम विभाग महकमे से किस किस तरीके की जानकारी आ रही है, किन किन क्षेत्रों के लिए? बिल्कुल, इसमें तो देखिए 2 दिन का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 23 और 24 तारीख को पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें खास रूप से देखा जाए तो तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है और ये कहा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है और जो 3000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी का भी अनुमान जताया गया है। सुबह से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। देर रात से यहाँ पर तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई थी। मैदानी क्षेत्रों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो सभी जिलों में लगातार बारिश हो रही है। तस्वीरें दिखाने के लिए बोलिए देहरादून में, क्योंकि आप जहां खड़े हैं हम देख सकते हैं पंकज, बारिश हो रही है। बिल्कुल, इसमें मैं कोशिश करता हूं कुछ तस्वीरें दिखाने की, क्योंकि देखिए लगातार जो मौसम का मिजाज है वो लगातार बदला हुआ है और यहाँ आप देखेंगे तो जो बारिश है वो लगातार देखिए यहाँ पर हो रही है। और खासकर अगर पर्वतीय जिलों की बात की जाए तो पर्वतीय जिलों में ये कहा गया है कि अधिक बारिश हो सकती है, जिससे चारधाम यात्रा जो है वो बाधित हो सकती है। चारधाम यात्रा में आप देखेंगे तो लगातार कल से ही बारिश हो रही है। तमाम जो श्रद्धालु हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। किस तरह से जो तमाम श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ में मौजूद है और लंबी लंबी कतारों में बाबा के दर्शन भी कर रहे हैं। इसी तरह का जो नज़ारा है वो यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम में भी देखने को मिल रहा है। इसलिए ये महत्वपूर्ण ये भी है क्योंकि गर्मी से भी लोगों को हल्की राहत मिली है। पिछले हफ्ते अगर देखा जाए तो टेम्परेचर जो है वो 39 के करीब यहाँ पहुंच गया था और उससे बहुत ज़्यादा उमस पूरे प्रदेश भर में हो गई थी। लेकिन यहाँ अगर बारिश की बात की जाए तो जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, बारिश के बाद से मौसम में थोड़ा सा खुशनुमा मौसम हुआ है और उसके बाद जो चारधाम यात्रा चल रही है उसमें भी हल्की दिक्कत लोगों को हो सकती है। लेकिन जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्थाओं के आधार पर भी लोग थोड़े से नाराज हैं, उनको कई तरह की व्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तमाम चीजें है। कहा जा सकता है कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था उसके आधार पर पंकज, आपने तस्वीरों के जरिए मौसम और देहरादून के आसमान को दिखाया और हम समझ सकते हैं कि अब बदलते हुए मौसम के साथ खासकर पहाड़ों में बहुत सतर्क रहने की जरूरत होती है। अलर्ट बहुत सीरियसली लिया जाता है पहाड़ों पर। शुक्रिया पंकज, आप नजर बनाए रखिएगा। देखिए, एक तरफ चारधाम यात्रा चल रही है और केदारधाम में श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ लगातार खबरें आ रही हैं हादसों की भी, जहां पर तीर्थ यात्रियों की जान भी जा रही है। रविवार को भी 2 तीर्थ यात्रियों की मौत यहां पर हो गई। आपको बता दें कि 6 मई को केदारधाम के कपाट खुले थे और कपाट खुलने के बाद से लेकर अभी तक का जो डेटा है श्रद्धालुओं की मौत का वो 28 है। देखिए, यहाँ मौसम की लगातार स्थिति खराब है, मौसम बदल रहा है, जिस वजह से तीर्थ यात्रियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
अलग अलग वजह मौत के पीछे बताई जा रही है, लेकिन जो डेटा है, जो आंकड़ा है, देखिए 28 श्रद्धालुओं की मौत का, ये डराने वाला है। और चूंकि अभी वक्त बहुत कम बीता है, 6 मई से केदारनाथ धाम में यात्रा की शुरुआत हुई है और अभी ही 28 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। व्यवस्थाएं तमाम की गई हैं, ये प्रशासन का दावा है, लेकिन ग्राउंड पर वो व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही हैं, जिससे यात्रियों में भी, श्रद्धालुओं में भी कहीं ना कहीं निराशा है। चलिए, कोरोना महामारी के कारण 2 साल से हरिद्वार में कांवड़ यात्रा पर रोक लगी थी। हमने देखा और जाना, मगर इस बार कांवड़ यात्रा चारधाम यात्रा की तरह चलने वाली है, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके संकेत खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। उधर प्रशासन की तरफ से भी यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 2 साल बाद धर्मनगरी हरिद्वार एक बार फिर से भगवा रंग में रंगने जा रही है। सरकार ने चारधाम यात्रा की ही तरह से कांवड़ यात्रा को भी सुचारू रूप से कराने की तैयारी कर ली है। अभी कुछ रोज पहले ही हरिद्वार दौरे के दौरान सीएम धामी ने कांवड़ को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से कांवड़ की तैयारियां शुरू कर दी गई। इस बार जो हम लोगों का अपना अनुमान है, जैसे पिछले दिनों भी कुछ धार्मिक पर्वों पर जिस तरह की भीड़ उमड़ी है, जिस तरह से लोगों का आगमन हुआ है, या हम लोग चारधाम यात्रा में देख रहे हैं, उससे देख के लगता है कि इस बार होने वाली कांवड़ यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक होगी और बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग आएंगे। सभी हमने अपने लाइन डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए थे कि कांवड़ के जो भी संभावित हमारे रूट हैं या जो हमारे पहले से चले आ रहे रूट हैं, चाहे वो नहर की पटरी का रूट हो, और इस बार तो संभावना ये भी है कि हमारा ये 4 लेन बन गया है, नारसन बॉर्डर से लेकर यहाँ तक का, हरिद्वार तक का, उस पर भी कांवड़ चलेगी। भगवानपुर से आने वाला रास्ता, देहरादून से, तो इन सभी रास्तों का हमने उनको निर्देश दिया था कि आप लोग भौतिक रूप से सत्यापन कर लें। 2 साल बाद कांवड़ यात्रा विधिवत रूप से संचालित होगी, इसलिए यात्रा पर भीड़ भी काफी रहने की उम्मीद है। यही वजह है कि पुलिस की तरफ से भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांवड़ में हम जून में शुरू करेंगे, क्योंकि अभी हमने इसको और मतलब इसको स्ट्रीमलाइन हो गई है पूरी तरह से चारधाम। फिर भी एक बार ये आप जान ही रहे हैं, आज से ये वाले लोग जो हमारा हेमकुंड साहब यात्रा भी शुरू हो रही है, तो ये सब और व्यवस्थित हो जाए। हम जून में कांवड़ की प्रक्रिया शुरू करेंगे, इंटरस्टेट की ऑफिसर्स की मीटिंग भी करेंगे पुलिस वालों की, और उस पर भी हमारा ध्यान है। कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों में खासा उत्साह रहता है। पिछले कुछ साल के दौरान ही कांवड़ यात्रा पर आने वाले कांवड़ियों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। महज कुछ ही दिन के भीतर लाखों की संख्या में कांवड़िये हरिद्वार पहुंच जाते हैं। 2 साल के इंतजार के बाद तो कांवड़ियों में इस यात्रा को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है, जिसके लिए पहले से ही तैयारियां करना जरूरी है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि केंतुरा के साथ हरिद्वार से रोहिश सिखौला की रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं। रुड़की से बड़ी जानकारी है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला, युवक का जला हुआ शव बरामद हुआ है और देखिए घर की छत पर युवक का शव मिला, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। जला हुआ शव युवक का बरामद किया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब पुलिस पड़ताल कर रही है कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है। मौत के कारणों की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। घर की छत पर ही युवक का जला हुआ शव मिला है, जिसके बाद से अब पूरे इलाके में हड़कंप है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस वहां पर पहुंची, कारणों का पता लगा रही है और परिजनों से भी पूछताछ हो रही है। युवक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बड़ी जानकारी रुड़की से। चंपावत उपचुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार भी तेज हो गया है। आज चंपावत में प्रचार करने के लिए हरीश रावत आएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी हैं निर्मला गहतोड़ी, उनके लिए ही प्रचार प्रसार करेंगे और 31 मई को चंपावत में उपचुनाव होने, इसी के मद्देनजर अब कांग्रेस भी फुल फॉर्म में है। आज हरीश रावत पहुंचेंगे चंपावत, निर्मला गहतोड़ी के पक्ष में वोट अपील करेंगे, लोगों से वोट अपील करेंगे और 31 तारीख, ज्यादा वक्त नहीं, ऐसे में कांग्रेस की ओर से भी प्रचार प्रसार तेज कर दिया गया है और आज हरीश रावत मोर्चा संभालेंगे। प्रचार करने के लिए आज वो मौजूद रहेंगे चंपावत में। और अगर बीजेपी खेमे की बात करें तो डेरा डाले हुए हैं वहां पर तमाम दिग्गज नेता, खुद सीएम धामी, और आज हरीश रावत भी पहुंचेंगे।
देखिए, चंपावत उपचुनाव के लिए आज भी प्रचार करते हुए आपको नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। चंपावत में जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं और जनसंपर्क कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। एबीवीपी के कार्यक्रम में भी उनको हिस्सा लेना है, ऐसी जानकारी है। वो लगातार चंपावत में ही डटे हुए हैं क्योंकि चुनाव अब बेहद करीब है और इसलिए लगातार वो जनता को संबोधित भी कर रहे हैं, सभाएं भी कर रहे हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं। और आज जानकारी ये है कि एबीवीपी का एक कार्यक्रम भी वहां पर होना है जिसमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शरीक होना है। 31 मई को होनी है वोटिंग। उससे पहले किस तरीके से मोर्चा संभाले हुए हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी आप समझिए। और तमाम बड़े दिग्गज जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी लगातार पहुंच रहे हैं चंपावत और प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। चंपावत की अग्नि परीक्षा को पार करना है, पार ही नहीं बल्कि पास भी करना है, इसलिए ये रण अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। तो वही चंपावत उपचुनाव के लिए सीएम धामी के लिए भाजपा के तमाम नेता चंपावत में डेरा डाले हुए हैं, वहां जमे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक 4 दिन के चंपावत दौरे पर हैं। चुनाव प्रभारी रेखा वर्मा, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास समेत कई ऐसे मंत्री हैं जो यहीं पर मौजूद हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक की भूमिका में जा सकते हैं। तो देखिए, एक सीट जहां पर उपचुनाव हो रहा है, खटीमा सीट से हारने के बाद और सीएम पद की शपथ लेने के बाद ये एक बड़ी चुनौती है जिसे पार करना होगा। और इससे पहले कल सीएम चंपावत के बनबस्सा पहुंचे जहां भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बनबस्सा के गुदरी क्षेत्र, कैनाल क्षेत्र और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोड शो भी किया। लोगों ने भरपूर प्यार दिया है पुष्कर सिंह धामी को। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। जनता से 31 मई को होने वाले मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान सीएम ने किया। और वहीं मीडिया से वार्ता में चंपावत से बीजेपी प्रत्याशी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज वो चंपावत में एक बार फिर से जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए उनके बीच पहुंचे हुए हैं। सभी का आशीर्वाद लेने के लिए, सभी का समर्थन मांगने के लिए, उनके मत के लिए और उनके आशीर्वाद के लिए इस क्षेत्र में आया हूँ। मैं इस क्षेत्र की देवतुल्य जनता का सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने पिछले आम चुनाव में भी यहाँ से हमारे यहाँ के प्रत्याशी कैलाश चंद्र गहतोड़ी जी को भारी बहुमत से इस क्षेत्र से जिताया था। और उन सब लोगों का समर्थन आज भी जो है मैं देख रहा हूँ कि उनके अंदर उत्साह भी है, जोश भी है और हम अभिभूत हैं। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम उनका किन शब्दों में धन्यवाद करें। इस क्षेत्र के लिए हम कृत संकल्पित हैं कि ये क्षेत्र आने वाले समय में एक आदर्श क्षेत्र के रूप में जाना जाए, आदर्श क्षेत्र के रूप में आगे बढ़े। अब बात बड़ी खबर वाराणसी से है। ज्ञानवापी मामले में आज जिला कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। आज जिला जज अजय कुमार के सामने कोर्ट में सर्वे के साक्ष्य पर बहस होगी। सर्वे में जो सबूत मिले हैं उन पर बहस होनी है। अब तक सीनियर डिवीजन की कोर्ट में चल रही थी ये सुनवाई। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला जज की अदालत में ये सुनवाई चलेगी। जिला अदालत नए सिरे से इस पूरे मामले की सुनवाई कर दोनों पक्ष के तर्क को सुनेगा और ज्ञानवापी मामले में सुनवाई का समय सुबह 10 बजे का तय किया गया है। तो यहां ये वक्त तय होगा, 10 बजे तय हो जाएगा कि कब होगी सुनवाई। तो 10 बजे का वक्त अहम इसलिए है क्योंकि सुनवाई का वक्त 10 बजे ही तय किया जाएगा। और देखिए, वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी आज शिवलिंग कुलपति के दावे के अनुसार ही पूजा अर्चना के लिए वाराणसी कोर्ट में याचिका देंगे। और कुलपति तिवारी का दावा यह है कि वहां मंदिर था और मंदिर ही रहेगा। कुलपति तिवारी ने मुफ्ती बनारस अब्दुल बातिन नौमानी की चुनौती देते हुए कहा है कि मैं तो विश्वनाथ मंदिर का महंत हूं। नौमानी बताएं कि वो किस पद पर हैं। अब बात राम मंदिर के गर्भगृह की तैयारी की, क्योंकि राम मंदिर का काम बड़ी तेजी से शुरू हो गया है और 1 जून के शुभ मुहूर्त पर गर्भगृह का काम शुरू होने वाला है। वहीं मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए 2023 में खोल दिया जाएगा ये मंदिर। इस बात को लेकर के चर्चा है। राम मंदिर की गर्भगृह तैयारी। रामलला का विराट संकल्प।
राम मंदिर का निर्माण कब होगा, इसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। लेकिन अब ये इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि 1 जून से राम मंदिर के प्रथम तल का निर्माण शुरू होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 1 जून की सुबह 9 से 11 बजे के बीच वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में एक शिलापट लगाकर पहली मंजिल के कार्य का शुभारंभ होगा। इस अवसर पर राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी और अयोध्या के साधु संतों की भी मौजूदगी रहेगी। वहीं सीएम योगी के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की चर्चा है। वहीं 21 फीट ऊंचा चबूतरा बनाया जा रहा है, जिसमें 17,000 पत्थर लगाए जाएंगे। इसमें से करीब 5,000 पत्थर अब तक लगाए जा चुके हैं। इस पूरे चबूतरे को सितंबर तक पूरा करने का टारगेट रखा गया है। जानकारी के मुताबिक 2023 तक मंदिर का पहला तल बनकर पूरा हो जाएगा और अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बीच अस्थायी मंदिर से रामलला को भव्य और दिव्य मंदिर में शिफ्ट कर दिया जाएगा और फिर राम मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा, क्योंकि मंदिर की 2 मंजिल का निर्माण कार्य चलता रहेगा, जो 2025 तक पूरा हो जाएगा। मतलब 2023 से श्रद्धालु भव्य राम मंदिर के दर्शन करने लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुबह सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर की। ओम प्रकाश राजभर ने आजम खान की नाराजगी पर बयान देते हुए कहा है कि आजम खान नाराज होकर जाएंगे तो जाएंगे कहां। ओपी राजभर यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने सहयोगी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी मंच से ही नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को एसी की हवा लग गई है। अखिलेश यादव को भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच आना चाहिए और अपने पार्टी के नेताओं से आकर मुलाकात करनी चाहिए। तो अखिलेश पर भी बयान दिया है ओपी राजभर ने। आजम खान को लेकर कहा कि आजम खान नाराज होकर जाएंगे तो जाएंगे कहां, और अखिलेश को भी नसीहत दे डाली ओपी राजभर ने। उन्होंने कहा कि एसी रूम से बाहर निकलना चाहिए और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करनी चाहिए। कल हम लोगों का वो प्रेजेंटेशन था, कल से सदन चल रहा है, आज आपके सामने हैं। विधानसभा से खाली होंगे तो उनसे मिलेंगे। काफी नाराज चल रहे हैं आजम खान जी अखिलेश यादव। ऐसा कुछ नहीं है, अभी उनके बयान को हमने भी सुना है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो नाराज होकर के कोई कहाँ जाएगा। नहीं, उनको निकलना चाहिए, क्षेत्र में जाना चाहिए, उनको भी मीटिंग करना चाहिए, उनको भी अपने नेताओं से मिलना चाहिए। ये मेरे कहने का तात्पर्य है। क्या होता है? अरे अब निकलना है, अब उनको निकालने की, हम जाएंगे तो ना। और बात खटीमा की। खटीमा में टोल टैक्स कर्मियों के साथ दबंगों ने पिटाई कर दी है। अब पिटाई का सीसीटीवी वीडियो सामने आ गया है। वहीं पीड़ित टोल टैक्स कर्मियों ने प्रशासन से दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये वीडियो भी आपको हम दिखा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे का ये फुटेज है। टोल टैक्स कर्मियों को किस तरीके से यहाँ पर पीटा गया। टोल टैक्स कर्मियों ने प्रशासन से दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।